तो वेलकम टू गणित योगी चैनल। तो हमने यहाँ पर सीबीएसई सैंपल पेपर का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। तो उसमें हमारा सेक्शन 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो गया, जिसमें सेक्शन 2 जो कि केस स्टडी सीबीएसई ने पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने उसमें ट्रिक बताई हुई है। तो उसकी मदद से आप आसानी से केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हमने जो तीनों सेक्शन बना दिए थे, तो पहला सेक्शन में हमारे पास बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन, दूसरे नंबर में एमसीक्यू जो कि केस स्टडी बेस्ड है, और तीसरे सेक्शन में हमारे 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर हम सेक्शन 4 इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सेक्शन 4 हमारा सबसे ज्यादा जो है, अगर केस स्टडी को हटा दिया जाए तो पूरे पेपर में सबसे अच्छा जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारा 4 है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे हम उसको सोल्यूशन को बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, जो कि हमारा रिलेशंस का क्वेश्चन है। तो चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाई r इक्वल टू कल a, b ऑर्डर पेयर है हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, सच दैट द सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब a प्लस बी जो हमारा है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है ना। तो उसको हमें चेक करना है दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, या फिर तीनों ही हो सकते हैं। और दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, दैट इज 0 की इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम 0 और इसको ब्रैकेट में बंद करके डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंस क्लास किसी भी नंबर की अगर हमें फाइंड करनी हो तो मैं उसका एक सिंपल मेथड इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आर हमारे पास जो रिलेशन दिया है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट दोनों का जो सम है ए और बी का वो हमारा 2 से डिविजिबल है। तो आप जानते हैं अगर कोई नंबर हमारा है वो 2 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को हम चेक करने वाले हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव कहता है कि a, हमारा रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन सभी a जो कि हमारे सेट में, और सेट हमें देखिए इंटीजर्स दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब जो भी एलिमेंट हमें लेने हैं, a हो गया, b हो गया, c हो गया, जो भी एलिमेंट आप लोगे ऑर्डर पेयर बनाने के लिए वो सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर से उठाओगे। तो a, क्या r में है, मतलब रिलेशन में है, तो मान लेते हैं कि a, हमारा r में बैठा है। तो अगर इस r में इसको जाना है तो इसकी कंडीशन को मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि a प्लस a कितना होता है 2a, और a अगर हमारा कोई नंबर है और उसमें a ऐड करोगे 2a आ गया, तो 2a जो है डिविजिबल हो गया किससे, हमारा 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2। कैसे चेक करोगे, a को कोई भी इंटीजर उठा लो, 1, 2, 3, -1, -2, -3, कोई भी इंटीजर आप रखोगे तो 2 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब इवन नंबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे हेंस r जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं कि अगर a, b, याद रखिएगा इफ कंडीशन होती है इसमें। इफ का मतलब है अगर ये होगा तो आगे आने वाली चीज होगी। अगर a, b r में है, रिलेशन में है, तो b, a हमारा r में होना चाहिए। अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो है सिमेट्रिक है। तो अब देखो कि a, b, तो लेट a, b हमारा r में है, तो a, b अगर रिलेशन में है अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का सम डिविजिबल होगा 2 से। तो अगर उनका सम 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या हुआ, वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर हम 2 के मल्टीपल में लिखते हैं। तो मान लेते हैं 2 टाइम्स, मान लीजिए कि 2 टाइम्स कोई कांस्टेंट ले लिया हमने m, जहां पर m हमारा क्या होगा, ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी होगा a प्लस बी का सम जो भी होगा उसको आप 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो अब आप इसको उल्टा कर सकते हैं, क्या b प्लस a, अब इसी को उल्टा करेंगे। अगर 2 नंबर का सम 2m है तो 2 नंबर का सम चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, b प्लस a लिखो चाहे a प्लस b लिखो, वो भी हमारा क्या हो जाएगा
2m हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी का रिजल्ट आएगा वही हमारा b प्लस ए का रिजल्ट आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि a कॉमा बी हमारा r में था, इसने ये बताया कि b कॉमा ए अभी r में होगा। इस कंडीशन से हमारी ये कंडीशन निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है वो सिमेट्रिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की कंडीशन की। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी कंडीशन में भी आप इसी तरह से ऑलमोस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव कंडीशन कैसे देखते हैं। तो ट्रांजिटिव हमारा होता है, तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे ट्रांजिटिव। थर्ड पॉइंट, तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर a कॉमा बी आर में बैठा है, b कॉमा सी आर में है, तो a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि a कॉमा बी भाई बैठा है आर में। तो अगर a कॉमा बी है आर में, तो a प्लस बी जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा बाई 2 से। और 2 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी को हम 2m टाइप का कोई नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर b कॉमा सी भी आर में है, तो b प्लस सी जो है हमारा 2n टाइप का है, क्योंकि b और c अलग अलग नंबर होगा, a और b अलग अलग नंबर हो गए, तो सम कोई दूसरा नंबर देगा, इसका सम कोई दूसरा नंबर देगा। तो b प्लस सी 2n हो गया। अब क्या हम ये पता कर सकते हैं कि क्या a प्लस सी भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, मतलब क्या मैं a प्लस सी को 2 टाइम्स सम नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं। तो हम इन दोनों कंडीशन से, जो हमारी पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन की मदद से मैं ये चेक करूंगा कि a प्लस सी हमारा 2 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, या डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं होगा, या फिर इवन नंबर होगा या नहीं होगा। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस देखिए b से b ऐड हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और c हमारा अकेला रह जाएगा, 2m प्लस 2n आ जाएगा। अब देखो 2b भी एक नंबर होगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, मतलब इवन नंबर होगा। तो 2b को उधर भेज दो। तो जैसे ही आप 2b को उधर भेजेंगे, 2m प्लस 2n माइनस 2b हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस सी। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, 2 टाइम्स हमने 2 कॉमन ले लिया, m प्लस एन माइनस बी, a प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस एन माइनस बी। अब देखो m एक नंबर, n एक इंटीजर, b एक इंटीजर, तो m प्लस एन माइनस बी भी हमारा एक इंटीजर आएगा, मान लो इसको p, यानी कि a प्लस सी को मैं 2 टाइम्स p लिख सकता हूं। तो अब अगर p इंटीजर है तो 2 टाइम्स b भी हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, वही हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे कि a कॉमा सी हमारा रिलेशन में है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी हमारा आर में है, तो इसने इंप्लाई किया a कॉमा सी भी आर में होगा। यही हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसी क्वेश्चन में कि जो हमारा 0 है, क्या उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये हमें फाइंड करना। तो देखो पहले इक्विवेलेंस क्लास से क्या मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास क्या कहती है। अगर हमें 0 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि पूरे रिलेशन में कौन से एलिमेंट 0 से रिलेटेड है। अब देखो रिलेशन में जो हमारा रिलेशन था वो क्या था, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 के फॉर्म का है, ये रिलेशन कह रहा है। तो अगर हमें इस रिलेशन में ये पता करना कि 0 किस किस से रिलेटेड होगा, इसका मतलब 0 प्लस बी जो है हमारा 2 के फॉर्म का होगा, मतलब 0 प्लस बी जो है हमारा इंटीजर होगा, लेकिन कौन सा, इवन इंटीजर। इसका मतलब 0 की इक्विवेलेंस में क्लास में वो एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो एलिमेंट हमारे जिस एलिमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब 0 से जो रिलेटेड एलिमेंट हैं सिर्फ उनका कलेक्शन होगा। तो 0 से वही एलिमेंट रिलेटेड होगा जिसका सम उसके साथ करने पर 2 का मल्टीपल आए, या फिर इवन नंबर आए, इवन इंटीजर आए, 2 से डिविजिबल आए। तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या -4 होगा, आंसर इज यस। और उसके पहले भी होंगे। -4 क्यों होगा, क्योंकि 0 प्लस 4, 0 प्लस -4 हमारा इवन होता है, इसका मतलब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो -4 आएगा, -2 आएगा, -1 नहीं आएगा। क्यों, -0 और -1 क्या होता है, ऑड इंटीजर होगा, तो ऑड तो इसमें है ही नहीं। तो क्या होगा, 0 आ सकता है, और 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे इवन पॉजिटिव एज वेल एज इवन नेगेटिव इंटीजर और 0, ये सारे इंटीजर 0 की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लिखेंगे, जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास हमारी बनेगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, माइनस माइनस
-4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले के जो वीडियोस हैं मैंने पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन 1 2 3 जो बनाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको भी जाके देखें और कंप्लीटली उसको सॉल्व करें। और कोई भी इशू हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं सारे आंसर उसमें रिप्लाई करूंगा। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है इफ y इक्वल टू e टू द पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x। तो देखो इसको हमें dy ओवर dx निकालना है। तो देखिए किस तरह से इसको करेंगे कि क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि y इक्वल टू हमारा जो है e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, और हमें क्या निकालना है dy ओवर dx। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने के लिए जब भी इस तरह की सिचुएशन आए जिसमें दो फंक्शन दिए और dy ओवर dx निकालना हो तो आप क्या करिए, लेट y इक्वल टू u प्लस वी कर लीजिए। उससे क्या होगा, बहुत आसानी से निकलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को क्यों यूज करते हैं और कैसे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले हमने u को कंसिडर किया e की पावर x साइन स्क्वायर x। तो देखिए इसमें कांस्टेंट है और पावर हमारा वेरिएबल है, तो डायरेक्टली मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी डिफरेंशिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब चेन रूल। तो देखिए du बाई dx क्या होगा, तो इसमें मैं चेन रूल भी आपको सिखा दूंगा। तो पहले ये किस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, e की पावर x टाइप का है ये, जहां पर हमारा x की जगह ये पूरा हमारा टर्म आया है, ठीक है। तो पहले हमारा इसका डेरिवेटिव जो होगा e की पावर x साइन स्क्वायर x होगा, और x की जगह जो भी रिप्लेस होता है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर। तो d बाई डी एक्स ऑफ x साइन स्क्वायर x। तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर हमारा क्या हो जाएगा x साइन स्क्वायर x, और d बाई डी एक्स इसका करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो अब इनका करोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लो। सबसे पहले x d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x d बाई डी एक्स ऑफ x। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सिंपली लगा दिया, e की पावर x साइन स्क्वायर x, अंदर देखो क्या हो जाएगा x। अब देखो इसको फिर से चेन रूल लगाओगे तो ये क्या लिख सकते हो, साइन x की पावर 2, तो पहले ये x की पावर n से कंपेयर होगा, तो n x की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1, और साइन x का दोबारा कर दोगे तो हो जाएगा cos x प्लस साइन स्क्वायर x, और देखो x का तो 1 होता है, तो क्या हो गया फाइनल आंसर e की पावर साइन स्क्वायर x, सॉरी x इंटू साइन स्क्वायर x, और अंदर क्या बचेगा देखिए x, और ये क्या है साइन 2x, तो x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x। चाहो तो इससे कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया du ओवर dx। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे dv ओवर dx। तो हमारे पास v फंक्शन है साइन x की पावर x। तो देखिए v क्या है हमारे पास, साइन x की पावर x। तो अब देखो यहां तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। एग्जाम में सही से लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना है। तो लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन x की पावर x हो जाएगा। अब किससे कंपेयर होगा ये, लॉग a की पावर m, लगा दो फॉर्मूला, लॉग a की पावर m से कंपेयर होगा। तो लॉग v इक्वल टू हो जाएगा आपका m log a, m log a। तो m क्या है, फॉर्मूले में देखो x है, तो लॉग ऑफ साइन x हो जाएगा। अब क्या होगा, दो फंक्शन होगा, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv ओवर dx, या फिर चेन रूल लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी। तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, log ऑफ साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ साइन x और d बाई डी एक्स ऑफ x। तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज व्हाट 1, x log साइन x का क्या होगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का दोबारा होगा तो cos x अपॉन साइन x, डायरेक्ट लिख रहा हूं cot x हो जाएगा, प्लस log साइन x, और x का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 अपॉन v dv ओवर dx। v को उधर भेज दो क्योंकि तुमको चाहिए dv ओवर dx। तो dv ओवर dx क्या होगा, v टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो v की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर x है, तो लगा दो। तो v इंटू मतलब साइन x की पावर x इंटू x cot x प्लस log ऑफ साइन x। ये हमारा क्या आ गया, dv ओवर dx।
du ओवर dx पता, dv ओवर dx पता, फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। तो dy dx क्या होगा, du ओवर dx क्या निकाला था, ये निकाला था, तो e की पावर x साइन स्क्वायर x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस dv ओवर dx हमारा ये रहा, साइन x की पावर x हो जाएगा, तो प्लस करना है बस, और ब्रैकेट में हो जाएगा x cot x प्लस log ऑफ साइन x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy ओवर dx का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि ये आपको फंक्शन के बारे में कितना आपको जानकारी है ये आपकी सारी टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज हाउ टू डील विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड अनदर वन इज हाउ टू चेक दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, तो हम इसमें दो चीज करने वाले हैं। तो पहला देखिए 31 क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, 0 से 2 के बीच में दे रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि एफ एक्स जो हमारा एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि हमें 0 से 2 के बीच में सिर्फ देखना है, और ये चेक करना है कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सी बात कि दैट यू हैव टू फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इफ दे आर इक्वल देन यू विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऑल राइट, सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, LHD है तो f ऑफ a माइनस h होगा, तो f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ऑल राइट, और इसी तरह से RHD हमारा होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। तो ये दो डेरिवेटिव आपको ध्यान रहने चाहिए, या फिर आप बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। ऑल राइट, तो अब हमारे पास क्या है, 1 पे चेक करना है दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। So what is left hand derivative and what is right hand derivative? If the left hand derivative is equal to right hand derivative, then you will say that the function is differentiable. Otherwise means if left hand derivative is not equal to right hand derivative, then the function is not differentiable at x equal to 1. Alright, so to check the differentiability at x equal to 1, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने LHD कैलकुलेट किया, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a हमारा वो पॉइंट होता है जिस पर हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो हमारा है f x इक्वल टू स्टेप फंक्शन, तो x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस h, और लिमिट हो गया हमारा h टेंस टू 0 1 माइनस h, और ब्रैकेट में 1 कर लो, f ऑफ 1 क्या होगा, सिंपली 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस h। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 से वैल्यू कम हो, 1 माइनस h का मतलब क्या है कि 1 से कोई वैल्यू कम है, जैसे 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.91 हो गया, इस पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो जब भी 1 से कम होगी तो वो 0 पे शिफ्ट होता है, तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 1 माइनस h कितना है हमको भी नहीं पता, तो बस h को हम छोटा लेते हैं, तो 0.9 अगर होता तब भी वैल्यू 0, 0.8 होता तब भी वैल्यू हमारी 0 हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 0 हो गई, ये -1 हो गया डिवाइडेड बाई माइनस h। ओके, तो माइनस h कैंसिल होगा, और लिमिट जैसे ही h की लगाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 ओवर h, तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा। इट इज नॉट इक्वल, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ऑल राइट, सो 1 अपॉन h विल टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा फॉर्मूला देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, इसमें a की जगह हमें क्या रखना होगा, 1, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा है आपका स्टेप x ब्रैकेट x, f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, f ऑफ 1 क्या होगा, 1 मतलब 1 रख दो यहाँ पर, और 1 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट 1 होगा डिवाइडेड बाई h। 1 प्लस h है
तो 1 से ठीक बाद वाला नंबर मतलब 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह के नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 पे शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्टवर्ड पॉइंट पे होगा। तो इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को बहुत डिटेल में बताया, डोमेन रेंज सबको डिस्कस किया है, तो आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो f ऑफ 1 प्लस एच जब हम निकालेंगे 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1 पे शिफ्ट होगा, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h की 0 लगाओ चाहे कुछ लगाओ, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज एक कह रहा है इन्फिनिटी चले जाओ, एक कह रहा है 0 चले जाओ, तो दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऑल राइट, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट में कह रहा है कि अगर x इक्वल टू a sec थीटा है, y इक्वल टू b tan थीटा है, तो आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x एंड एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि इफ x इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 31 का और पार्ट। तो कह रहा है कि x जो हमारा है वो a sec थीटा है, y जो है हमारा b tan थीटा है, और डबल डेरिवेटिव के आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब y डबल डैश की, और किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू पाई बाई 6। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। तो पहले dy ओवर dx जब आप निकालोगे तभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा, तो पहले हमारा dy ओवर dx आएगा, और जब पैरामीटर हमारा थीटा है तो dy ओवर dx का फॉर्मूला ये बनता है। तो ये आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में सिखाया गया होगा। तो अगर नहीं आता है तो आप एक वीडियो अगर आप देखेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, तो एक से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो dy ओवर डी थीटा क्या चीज है, देखिए dy मतलब y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, तो b tan थीटा का क्या हो जाएगा, b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, sec थीटा का होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। तो एक sec उड़ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया हमारा, b अपॉन a ये आ जाएगा sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो sec को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a 1 अपॉन sin थीटा को लिख सकते हो cosec थीटा। बहुत आसानी से आ गया। डबल डेरिवेटिव देखो कैसे करोगे, तो डबल डेरिवेटिव को आप लिखते कैसे हो, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू d बाई dx ऑफ dy ओवर dx, ये लिखते हो। तो आप देखो d बाई dx ऑफ dy ओवर dx आपका क्या है, b अपॉन a cosec थीटा, तो हमने रख दिया b अपॉन a cosec थीटा। फिर क्या हो गया, b अपॉन a तो बेचारा कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में इसको करोगे तो पहले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, cosec थीटा का होता है माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा, और क्योंकि x की जगह थीटा आया तो थीटा को दोबारा कर दोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डी थीटा अपॉन dx आ जाएगा। अब डी थीटा अपॉन dx को कहां से यूज करोगे, यहां से यूज करोगे, जो हमने dx अपॉन डी थीटा कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू यहां पर रख दोगे। तो कैसे रखोगे, b अपॉन ए, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, सॉरी माइनस कॉमन नहीं है प्रोडक्ट में, तो माइनस हमने बाहर कर लिया, और 1 अपॉन इसको लिख सकते हो आप dx अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो a sec थीटा tan थीटा यहाँ रख दो, तो माइनस b अपॉन a ये हो जाएगा आपका cosec थीटा cot थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो देखो इससे क्या क्या कैंसिल हुआ, a से ए नहीं कैंसिल कुछ नहीं होगा, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए cosec थीटा ऊपर रहेगा और sec थीटा ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा 1 अपॉन कॉट बनेगा, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई sec थीटा। ये हमारा d2y अपॉन dx2 आ गया, लेकिन आपको d2y अपॉन dx2 व्हेन थीटा इक्वल टू, सॉरी मैं x बोल गया था क्वेश्चन में, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पे कैलकुलेट करना है, तो जस्ट आप थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 इसमें रख देंगे, तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा। यहां से हम जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो b माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा ये देखिए क्या हुआ, cosec थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा sec थीटा। तो एक चीज और नोटिस करने वाली, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, तो ऊपर चला जाएगा cos थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, तो cot थीटा बन जाएगा। तो एक तरह से माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट
क्यूब थीटा हो जाएगा। सिंपल 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गई। अब एट रख दो d2y अपॉन dx2 एट थीटा इक्वल टू π/6, तो माइनस बी अपॉन ए कॉट क्यूब π/6। अच्छा कॉट π/6 क्या होता है? कॉट π/6 हो गया 1 अपॉन tan 30 और tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो ये √3 आ जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए सीधे सीधे आ जाएगा √3 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 3√3, तो ये हो जाएगा -3√3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी। ये हमारा फाइनल आंसर आया d2y अपॉन dx2 एट थीटा इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू tan x माइनस 4x when x lies between 0 to π/2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डायरेक्टली हमारी जो कंडीशन होती है दैट इज f' ग्रेटर देन 0 और f' इसका क्या होगा sec² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो sec² हमारा 4 से बड़ा हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos² ग्रेटर देन 4। और जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा cos² लेस देन 1/4। तो इसको सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या बनोगे cos x माइनस 1/2 इंटू cos x प्लस 1/2। इस तरह की प्रॉब्लम मैं पहले अपने कुछ वीडियोस में करा चुका हूँ जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के इंटरवल को कैलकुलेट करने होते थे, स्पेशली फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको t ले लेंगे, तो t माइनस 1/2 और t प्लस 1/2 नंबर लाइन बनाओगे और लेस देन 0 तो माइनस 1/2 से 1/2। इंटरवल हमारा क्या है प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब cos x की जो हमारी जो आएगी वो -½ से हाफ रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ बना लो, जो फंक्शन दिया है cos x दिया है तो cos x का ग्राफ देखो किस तरह से होता है, ये इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, वैल्यू आप लिख सकते हो cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है। ओके, और cos x लेस देन 1/2। अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि x जो हमारा इंटरवल दिया 0 से π/2 यानी 0 से π/2 को ऊपर नहीं जाना है, तो 0 से 90 के बीच में हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो cos x अब लेस देन हाफ है तो y इक्वल टू हाफ लाइन बना लो, तो y इक्वल टू हाफ लाइन आपकी इस तरह से होगी एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, बिकॉज ये आपका 0 to 1 है, तो ये हो जाएगी cos x यानी 1/2 के नीचे हमें cos की सॉल्यूशन ढूंढना है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखो इतना पार्ट का सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना है, क्योंकि cos x की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और हमें वैल्यू चाहिए 0 से π/2 के बीच में, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। तो cos x 1/2 कब होता है π/6 पे, सॉरी π/3 पे 60 पे होता है, तो π/3 हमारा ये हो गया। और क्योंकि हमें 1/2 को क्रॉस नहीं करना है तो जो सोल्यूशन होगा वो π/3 से π/2 हो गया, तो x हमारा π/3 से π/2 में लाई करेगा। वेरी सिंपल आंसर। इसके बाद ये तो हमारा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, बिकॉज हमने यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया था दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिया था। अब हम डेरिवेटिव को स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लेंगे और ये चेक करेंगे, ये फाइंड करेंगे व्हाट इज द इंटरवल। तो देखिए क्या होगा, तो यहीं पर इसी से हम कंडीशन ले लेते हैं कि f' जो है हमारा लेस देन 0 हुआ, तो ये चीज मतलब सब कुछ लेस देन चली जाएगी, तो सीधे सीधे मैं लिखूंगा sec² जो होगा वो आपका लेस देन 4 होगा, तो 1 अपॉन cos² जो होगा वो आपका लेस देन 4 होगा। इसको उल्टा कर दोगे तो cos² देखिए क्या होगा ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर है मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी cos², तो cos x जो होगा वो हमारा 1/2 से बड़ा होगा। अब जब cos x हमारा 1/2 से बड़ा है तो सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, फिर से वही काम करोगे, y इक्वल टू 1/2 देखोगे और cos x की वैल्यू देखोगे 0 से 90 के बीच में। तो फिर से हम ग्राफ बनाते हैं, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये सिचुएशन बनेगी, ये हो गया आपका cos x का ग्राफ, ये चला गया और 0 से 90 की वैल्यू देखनी है, लेकिन ग्रेटर देन आपको 1/2 देखना है, तो 1/2 से ग्रेटर आपको कहां मिलेगा, 1/2 से ग्रेटर ये मिलेगा। तो ये हमारी लाइन 1/2 है, तो ये हमारा सोल्यूशन जो होगा ये कट करेगा। ठीक है, तो cos π/3 वैल्यू ये हुई π/3, और क्योंकि हमें सोल्यूशन देखना है इससे ऊपर वाला, तो 0 से 90 के बीच में देखना है, तो सिर्फ हमारा यहां से लेकर यहां तक का मिलेगा। इसका मतलब हुआ 0 से π/3 मिलेगा। तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, x लाइज बिटवीन 0 to π/3 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल है वो हमारा ये आएगा। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में आप
5 या 10 मिनट में इस चीज को नहीं सीख सकते कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो ये क्या देखे कह रहा है, अब हम देखिए इसको तरह के क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर को टी लेते हो तो रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं है, 2x dx तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर को y ले लोगे और इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लोगे। तो फंक्शन जो होगा y+1 डिवाइडेड बाई y+2 इंटू y+3। अब क्या करोगे a अपॉन, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन हमारा हो जाएगा y+2 प्लस b अपॉन y+3। इसको सॉल्व कर लो, y+1 a टाइम्स हमारा हो जाएगा y+3 प्लस b टाइम्स y+2। तो एक बार क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर है, y+3 को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा -3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, b टाइम्स -3 + 2 -1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 और ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब इसी तरह से एक बार y+2 को 0 रखोगे, y इक्वल टू -2 मिल जाएगा, y इक्वल टू -2 इसमें रख दोगे तो -2 + 1 इक्वल टू a टाइम्स -2 + 3। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू सीधे सीधे -1। अब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, डायरेक्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया कि y+1 डिवाइडेड बाई y+2 इंटू y+3 इक्वल टू -1 अपॉन y+2 प्लस 2 अपॉन y+3। ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। y को वापस दे दो, y क्या रखा था, x² रखा था, x² दे दो तो हो जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 2 इंटू x² + 3 इक्वल टू -1 अपॉन x² + 2 प्लस 2 अपॉन x² + 3। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा था तो इंटीग्रल dx। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला। x² + a² का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस, तो a क्या है देखिए a² से कंपेयर करो √2 तो a मिलेगा आपको √2 तो हो जाएगा -1 अपॉन a -1/√2 tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √2 प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा √3 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन √3। ये 7.4 का जो हमारा जो इंटीग्रल्स का जो काम है वो इसमें फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² + y² इक्वल टू 4 और y इक्वल टू √3x एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक तो हमें x² + y² इक्वल टू 4 दिया है और दूसरा हमें दिया है y इक्वल टू √3x दिया है और क्या क्या कह रहा है, और कह रहा है कि x एक्सिस इन तीनों से मिलकर बाउंड हुआ जो आपको रीजन मिलेगा उसका हमें एरिया निकालना है, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन जो एरिया बाउंडेड वाले हैं वो बहुत ध्यान से समझने चाहिए। इसका पहले हम फिगर देखेंगे। तो पहले x² + y² इक्वल टू 4 मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 2 है और सेंटर हमारा जो है वो क्या है 0,0। तो 0,0 को हमने मानकर सेंटर मानकर एक हमने सर्कल बनाया जिसका रेडियस 2 यूनिट है। ठीक है, और y इक्वल टू √3x लाइन कैसी होगी, मतलब y इक्वल टू mx की बात कर रहा है, m पॉजिटिव है तो लाइन हमारी इस तरह से होगी। तो y इक्वल टू √3x ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि जो एरिया इससे और x एक्सिस से बना है तो इस एरिया की बात कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, और देखो ये यहां से जो लाइन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये जो पूरा रीजन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ये पार्ट इधर का रहेगा और एक इधर का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट जो है कैलकुलेट करना होगा। तो ये पॉइंट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये पॉइंट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, इस पे हमारा जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर लें। जो ये पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट वाला ये पॉइंट होगा। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो इन दोनों का पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। तो इक्वेशन लिखिए x² + y² इक्वल टू 4 और y की जगह √3x इसमें रख दें क्योंकि सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसका नाम दे दो OA और ये B। ठीक है, और ये दे दो n जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x² + y² इक्वल टू 4, y की वैल्यू रख दो √3x तो x² प्लस ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू 4 तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 1
x इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब माइनस वन नीचे वाला पॉइंट होगा तो हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लेना, 1 लेंगे। अब x अगर 1 है तो y क्या होगा, √3, तो 1, √3 ये वाला पॉइंट हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो 1 है। क्योंकि लिमिट हमें लेनी होगी तो 0 से लिमिट जो होगी वो पहले लाइन की होगी, फिर 1 से हमारी सर्कल के यहां तक 2 तक होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया बनेगा देखो कैसे बनेगा, तो एरिया बनेगा 0 से 1 y dx किसका, लाइन का, प्लस 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, क्योंकि रेडियस 2 है तो ये फाइनल पॉइंट 2 है, 1 से 2 तक जो हो जाएगा आपका y dx किसका, सर्कल का। ठीक है, इस पे भी मैं सारे वीडियो बना चुका हूं, वो आप ध्यान से देख सकते हैं, एरिया बाउंडेड रीजन, और मैंने एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ाया जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो देखिए y dx क्या हुआ हमारा, √3 और 0 से 1 x dx। ठीक है, लाइन का y dx क्या है, √3 है, और 1 से 2 हमारा हो जाएगा y सर्कल का, तो सर्कल का y कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब दोनों को इंटीग्रेट करना है और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा √3 और 0 to 1, तो √3 0 to 1 x dx का इंटीग्रल x²/2, लिमिट लगा दोगे 0 से 1, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, इंटीग्रल ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, ये आपका होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ ये आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस x प्लस a²/2, a स्क्वायर क्या है, 4 है, देखो a स्क्वायर 4 है तो 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब बात कर रहा है साइन इनवर्स x अपॉन 2 की, और इसमें जो लिमिट लगेगी वो आपकी 1 से 2 लग रही है। ऑलराइट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इसमें जो लिमिट लगाओगे 1/2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा, प्लस अब इसमें लिमिट लगाओ, एक बार पूरे में 2 रख दो और एक बार पूरे में 1 रख दो, इस तरह से जैसे ही आप इसमें 2 रखोगे तो 2/2 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, और हमने 2 इसमें रखा तो 2 साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1 हो गया, माइनस लगाओगे 1 रखोगे तो ब्रैकेट बंद करोगे तो 1/2 4 माइनस 1 √3 हो जाएगा, √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर दोगे। याद रखना ब्रैकेट लगाना मत भूलना जब भी आप प्लस माइनस में ज्यादा आपकी कैलकुलेशन हो। तो 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हमारा क्या होता है, π/2 होता है, तो 2 इंटू π/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2, और माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, मतलब साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, तो आता है 30 पे, तो 2π/3 हो जाएगा, 30 पे आता है ना तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, √3/2 ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका पाई, और माइनस कितना आया, 2 3 6, तो π/3, तो पाई माइनस π/3 आंसर आ रहा है 2π/3। एरिया निकाल ले, स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, अब और वाला पार्ट हम लोग करते हैं, तो कहाँ गया पेपर, और वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया, देखिए और वाला पार्ट कह रहा है हमारा 34 का, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन। कुछ नहीं दिया, केवल दे दिया इलिप्स का एरिया निकालो, तो इलिप्स तो भैया 4 क्वाड्रेंट में बनता है, तो 4 क्वाड्रेंट में एरिया होगा, यानी कि जो भी एरिया निकालोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास हो गया ये आपका 34 का और वाला जो पार्ट है, तो और वाला जो पार्ट है देखिए वो किस तरह से बनेगा। कह रहा है कि जो आपके पास इलिप्स है वो इलिप्स की इक्वेशन है x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। तो पहले से देखो, पहले तो क्या चीज है कि ये जो आपका इलिप्स बन रहा है इसको आप इलिप्स देखो कैसे बनाओगे। तो पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, बाय डिवाइडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 6² या 36 लिख सकते हो, और y² डिवाइड 36 नीचे जाएगा, 9 उसके 9 से कैंसिल होगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, तो 4 को लिख दोगे 2², तो 9 4 36 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इलिप्स आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका, इस तरह से इलिप्स बन जाएगा।
ठीक है, ए और बी आपके मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.6, ये 0 और ये 2 हो जाएगा, मतलब 0,2 ऐसे लिख लोगे, 6,0। आपको ये एरिया पूरा निकालना है, तो इस एरिया को निकालोगे और क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो किस तरह से होगा देखिए, y dx लगेगा, तो 0 से 6 हमारा y dx, और जो भी आएगा उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इससे आप y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो देखिए इससे y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 9 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यहाँ प्लेस करनी है। तो 4/3 0 से 6, और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। ऑल राइट, अब फॉर्मूला लगा दोगे 4/3, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या है, 36/2 18 हो गया, साइन इनवर्स x/6 हो गया, और लिमिट लगा दोगे 0 से 6। तो क्या करोगे, पहले 6 रख दोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, 18 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस लगा दो, 0 रख दो, ये पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म, पूरा 0। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 4/3 इंटू 18 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। तो कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, 3 से 6 हो गया और 2 से 2 हो गया, आंसर आ गया 12 पाई। और एरिया निकाल रहे हो, स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर, इस सेक्शन का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज 35। तो 35 कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x dy माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारी x dy माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह, जब भी इस तरह की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो सबसे पहला काम ये करिए कि dy ओवर dx कैलकुलेट कर लीजिए। तो dy ओवर dx कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, dy ओवर dx हमने लिखा, ये उधर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो y प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अब दूसरा स्टेप, क्योंकि ये अलग हो सकता है, मतलब ये अलग अलग हो सकता है, तो मैं इसको अलग कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस 2x। ठीक है, अब देखो ये py इक्वल टू q फॉर्म में बन गया, कैसे बन गया, dy ओवर dx माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q x के फंक्शन है। तो p क्या है हमारा, -1/x, जरा कंपेयर करिए, y से कंपेयर होगा, p से 1 अपॉन एक्स होगा, और q की वैल्यू हो जाएगी 2x। तो सीधे सीधे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p मतलब -1/x, तो क्या हो जाएगा, और dx तो e की पावर माइनस लॉग एक्स, यानी कि e की पावर माइनस ऊपर चला जाएगा, लॉग a टू द पावर m की प्रॉपर्टी, तो लॉग ऑफ x की पावर -1, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, e की पावर लॉग ऑफ समथिंग दैट फंक्शन हो जाता है 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला लगा दीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. So what is an integrating factor? Integrating factor is 1 upon x. So y upon x, q क्या है हमारे पास, देखिए 2x है, तो 2x रख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 upon x है, dx है प्लस c। तो सीधे सीधे आंसर हमारा जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू, x से x कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का इंटीग्रल 2x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन चलेगा और ये भी आंसर हमारा चलेगा। तो ये हमारा सेक्शन देखिए 4 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेक्शन 5 सॉल्व